नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे हम करंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो 27 सितंबर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नया न्यूनतम वेतन जो है वो जारी किया गया है, यानी कि न्यूनतम वेजेस जारी किया गया है, उसको बढ़ोतरी की गई है। पहले जो वेजेस था उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि न्यूनतम वेतन जो है वो साल में 2 बार भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इससे कम वेतन जो है किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। तो भारत में जो भी मजदूरी होता है उसका जो न्यूनतम वेतन होता है उसका निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपको अनस्किल्ड है, जिसमें आपको मजदूर आ जाते हैं जो इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। उसके बाद आता आता है सेमी स्किल्ड जो होता है, जैसे राजगीर मिस्त्री हो गए, ये सारे जो होते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं। फिर आपको स्किल्ड पर्सन जैसे क्लर्क हो गया, उसके अलावा जो गार्ड हो गया, ये सारे जो है वो आपको स्किल्ड होते हैं। उसके अलावा जो है उच्च स्किल यानी कि हाई स्किल पर्सन होते हैं। तो टोटल जो है वो 4 होते हैं। एक जो होता है आपका पहला है कि पहला जो होता है वो आपको एक होता है कि वो अनस्किल्ड है। दूसरा होता है आपको कि वो आपको सेमी स्किल्ड है, और तीसरा जो होता है वो आपको स्किल्ड पर्सन होता है। और एक चौथा जो होता है जो आपको उच्च स्किल प्राप्त होता है, तो उसको जो है सबसे ज़्यादा मजदूरी मिलती है। तो ये यहाँ जो दिया गया है 1035 रुपया प्रतिदिन, ये आपको हाई स्किल्ड यानी कि उच्च कुशल जो व्यक्ति है, जो जिसको वेतन दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। चारों के बारे में अगर बात की जाए तो 783 रुपया प्रतिदिन, यानी कि महीने का 20,358 रुपया जो है एक मजदूर आदमी यानी कि जो कुशल नहीं है, स्किल नहीं है, उसको मिनिमम देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर अर्ध स्किल्ड की बात की जाए यानी कि सेमी स्किल्ड की, तो आज 868 यानी कि 868 प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि पर महीना 22,568 रुपया होगा। तो उसके बाद आपको स्किल्ड पर्सन की बात की जाए तो 954 रुपया एक दिन में, तो 24,804 रुपया हो जाएगा। और से हाईली स्किल्ड की बात की जाए तो 1035, यानी कि एक दिन में 1,035 रुपया उनको देना पड़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा टोटल 26,910 रुपये, यानी कि हाईएस्ट वेतन जो है वो आपको 26,910 रुपया, और वो भी हाई स्किल व्यक्ति को मिनिमम देना पड़ेगा आपको। मतलब किसी भी नियोक्ता को मिनिमम इतना वेजेस देना पड़ेगा। जो वर्ष में इसका जो है निर्धारण होता है, और ये आपको होता है 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को। 1 अप्रैल को, इसके पहले जो है 1 अप्रैल 2024 को इसका निर्धारण हुआ था, इसमें बढ़ोतरी की गई थी। और उसके बाद से ये जो दरें हैं जिसको 27 सितंबर को पास किया गया है, ये दरें जो हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। 1 अक्टूबर 2024 से ये दरें लागू होंगी, ठीक है। तो ये था न्यूनतम वेतन के बारे में। अगला जो फैक्ट है उसमें कहा गया है 26 सितंबर 2024 को बीजिंग में भारत ने ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी में भाग लिया है। ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो उसका आयोजन बीजिंग में हुआ था, तो भारत ने भाग लिया। ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है। ग्लोबल नेटवर्क जो है वो एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको 121 देश और 219 अथॉरिटी जो है वो आपको शामिल हैं। 119 कंट्री इसमें हैं, और 219 अथॉरिटी यानी कि 121 देश हो गया, और प्लस 219 अथॉरिटी यानी कि अधिकारी जो हैं इसके सदस्य हैं। और ये आपको 2021 में लॉन्च हुआ था। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्लोबल नेटवर्क की, तो ये खबर जो है वो आपको किसके बारे में है, ग्लोबल स्टीयरिंग के बारे में है। तो ग्लोबल स्टीयरिंग जो है
वो आपको ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है और ये एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म है जिसपे को कोलैबोरेटिव इफेक्ट जो है सहयोग किया जाता है ताकि करप्शन को दूर किया जा सके। ठीक है, भारत को जो है 15 सदस्य में शामिल किया गया है, 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है उसमें चीन के बारे में कहा गया। चीन ने 25 सितंबर को प्रशांत क्षेत्र में किस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आईसीबीएम परीक्षण किया है, आईसीबीएम परीक्षण किया है, याद रखिएगा। उसके बाद अगली खबर जो है 28 सितंबर 2024 को कौन सा वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, विश्व रेबीज दिवस। 28 सितंबर को प्रत्येक साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था वो था ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, याद रखिएगा, ब्रेकिंग ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्री, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्री इसका 2024 का थीम था। और 0/30 यानी कि एक वर्ल्ड रेबीज डे जो है उसको 28 को मनाया जाता है, 28 सितंबर को। और इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है 0/30 यानी कि 2030 तक रेबीज के जो प्रकोप है उसको शून्य करने के लिए एक इनिशिएटिव किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने बुलेट प्रूफ जैकेट की कौन सी नई पीढ़ी विकसित की है? तो उसका नाम है उन्नत बैलिस्टिक हेमलेट, उन्नत बैलिस्टिक हेमलेट। उसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पॉस्को के तहत किस अपराध को आपराधिक अपराध के रूप में पुष्टि की है? तो पोर्नोग्राफी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पोर्न को देखना और पोर्न को जो है आपको अपने मोबाइल में रखना जो है वो अपराध है, इसलिए ये इसको बैन कर दी, इसको जो है बैन के मतलब हो गया है कि आप देखिएगा तो आपको सजा हो सकती है। भारत के बिजली बुनियादी ढांचे में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम फॉर पावर, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम फॉर पावर। और ये आपको, इसके बाद हम अगली जो फैक्ट है उसमें बात की गई है भारत में हाल ही में एआई सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया है, एआई सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें CSPAI का अर्थ क्या है? CSPAI का अर्थ होता है प्रमाणित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सुरक्षा पेशेवर। इसका जो फुल नेम है वो आपको है सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि शॉर्ट नेम है CSPAI। CSPAI का मतलब होता है सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये CSP यानी कि सर्टिफाइड सिक्योरिटी पर्सनल प्रोफेशनल, और AI का मतलब हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि CSP यानी कि CS का मतलब सर्टिफाइड, उसके बाद सिक्योरिटी प्रोफेशनल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपको AI सुरक्षा प्रमाणन के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं हम 28 सितंबर को विश्व समाचार दिवस से पहले शुरू किए गए वैश्विक अभियान का विषय क्या था? तो ये आपका सत्य चुने, सत्य चुने, यानी कि जो 28 सितंबर का जो थीम था वो सत्य चुने, ये थीम था आपका। भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण यंत्र का पूरा नाम शक्ति है, शक्ति सेमीकंडक्टर निर्माण, शक्ति सेमीकंडक्टर निर्माण। और ये भारत, ये जो है शक्ति सेमीकंडक्टर निर्माण यंत्र जो है, जो प्लांट बनेगा, ये भारत और USA के बीच साझेदारी हुआ है, भारत और USA के बीच इसमें साझेदारी हुआ है। दोनों कंट्री जो है उनके बीच में साझेदारी हुआ है ताकि इसका निर्माण किया जा सके 2025 तक। 2025 के स्टार्टिंग में ये जो है इसको इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगली खबर जो है कितने देशों ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया है? तो 143, 143 कंट्री ने अपनाया है। उसके बाद अगली खबर जो है अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो एयर मार्शल एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और ये जो है चीफ वाइस एयरफोर्स चीफ के रूप में, अगले एयरफोर्स चीफ के रूप में 1 अक्टूबर से ये अपना पदभार संभालेंगे। इसके पहले वीके चौधरी जो थे वो भारत के चीफ ऑफ एयरफोर्स थे, और अमरप्रीत सिंह जो थे इसके पहले आपको इससे जो नीचे वाला जो होता है उप चीफ सेना प्रमुख के पद पे ये थे। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इजराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इसको हम मैप में देखते हैं। देखिए, इजराइल जो है वो आपको मध्य पूर्वी एशिया में है, और इसके उत्तर में आपको लेबनान है। इसके उत्तर में आपको लेबनान है, और लेबनान जो है यहाँ पे हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी संगठन है उस पे इजराइल के द्वारा बहुत ज़्यादा गोलाबारी की जा रही है। तो ये आपको उत्तर में, अगर इजराइल की उत्तर में बात की जाए तो लेबनान है, फिर उत्तर पूर्व में बात की जाए तो सीरिया है, उत्तर पूर्व में बात की जाए तो आपको सीरिया है, उत्तर पूर्व में सीरिया है। उसके बाद से आपको जॉर्डन जो है वो पूर्वी में है, तो ये आपको पूर्वी में जॉर्डन हो गया, जॉर्डन हो गया। इजिप्ट जो है वो दक्षिण पूर्व में है, ये आपको है दक्षिण पूर्व में इजिप्ट, आपको दक्षिण पूर्व में इजिप्ट है। उसके बाद से ग्रेट वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप भी है, तो ये आपको वेस्ट बैंक है, क्योंकि ये जो इसी यरूशलेम जो है आपको वेस्ट बैंक में है, और ये आपका फ़लस्तीन का क्षेत्र है। इस पे बहुत दिनों से इनके बीच में विवाद चल रहा है। और उसके बाद से मेडिटेरियन सी जो है यहाँ से निकलती है, इजराइल से होके मेडिटेरियन सी जो है वो निकलती है। सेंट्रल हिल जो है यहीं से निकलती है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है यहीं से होकर निकलती है। तो ये हमने देखा इजराइल का जो लोकेशन। तो सबसे जो देश है वो लेबनान है उत्तर में, फिर जॉर्डन है आपको पूरब में, फिर उसके बाद से दक्षिण पूरब में जो है पश्चिम में, दक्षिण पूरब में इजिप्ट है, और फिर ये आपका इजिप्ट के बाद आपको जॉर्डन भी है पूर्वी में, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के एमसीक्यू के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट एंड सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये आपको हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के साथ जलवायु एवं स्वास्थ्य समाधान पोर्टल का जो है लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फैमिली एंड वेलफेयर जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है जिसके अभी मंत्री हैं जेपी नड्डा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने मिलकर क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया था। 2 दिनों से तक चलने वाले इस सम्मेलन में जो मुख्य फोकस था वो आपको क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ चैलेंज को कैसे कम किया जाए, पॉलिसी मेकर्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, एक्सपर्ट्स स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए, और कैसे स्ट्रेटजी बनाए ताकि जो भारत का हेल्थ सेक्टर है वो आपको मजबूत किया जा सके। द कॉन्क्लेव एम्स टू बिल्ड क्लाइमेट रिसाइलेंट हेल्थ सिस्टम, जो वैसा स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाए जो कि सतत हो, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल हो। भारत जो है क्लाइमेट फैक्टर्स को हेल्थ पॉलिसीज और इमरजेंसी रिस्पांस में भी ऐड कर रहा है ताकि वो डेवलपिंग नेशंस के टर्म्स को पूरा कर सके। तो ये थी आपको क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा जीविका पुत्र उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भारत।
जो क्या हुआ था कि बिहार में जो है जो 46 लोग जो हैं 37 बच्चों के साथ जीविका पुत्र फेस्टिवल में जो है वो आपको डूब गए नदी में। जीविका है, ज्योतिया व्रत इसको बोला जाता है। ये हिंदुओं का त्योहार है और ये मुख्य रूप से आपको ईस्टर्न पार्ट में मनाया जाता है। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल। मदर्स जो है माता जो है वो 3 दिन का फास्टिंग रखती हैं अपने बच्चों के भलाई के लिए, जो कि निर्जला फास्टिंग होती है। और इसके बाद वो अपना अगले दिन पारण करती हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हाट इज कार्लवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा। हाल ही में नासा द्वारा चिन्हित कैल्डवेल 45 क्या है? तो ये आपको एक आकाश गंगा है, ये आपको स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी है। नासा का जो हब्बल स्पेस टेलीग्राफ है ना, उसके द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जो कि स्पाइरल गैलेक्सी, जिसको कैल्डवेल 45 नाम दिया गया है, जिसको NGC 5248 भी के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको NGC 5248 के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है, स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है वो आपको कलेक्शन होता है स्टार्स और गैस का। ठीक है, और इसके खासियत की बात की जाए तो ये जो है पृथ्वी से 59 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और इसमें इसकी जो खोज की थी विलियम हर्शल के द्वारा 1784 में इसकी खोज की गई थी। यह आकाशगंगा कै, कैल्डलवेल कैटलॉग का हिस्सा है, यानी कि कैल्डलवेल कैटलॉग का हिस्सा है। ये आपका जो है कार्डवेल जो है NGC 5248, ये आपको कैलडल कैल कैल्डलवेल कैटलॉग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में, जो कि कार्डवेल 45 के बारे में कहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, तो भारत का जो स्थान है वो 39वां स्थान है। इस इंडेक्स को जो है वो आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। और भारत जो है 133 देशों में 39वें स्थान पे है। इसके अलावा अगर बात की जाए ये अलग अलग मेजर्स पे, भारत जो है 10 इकोनॉमिक्स मतलब 10 अर्थव्यवस्थाओं में सेंट्रल और साउथ एशिया में पहले स्थान पे है। फर्स्ट जो है पहले स्थान पे है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स। और कम आय वाले मिडिल इकोनॉमिक में भी भारत जो है वो पहला स्थान पे है। और इस सेंट्रल और साउथ एशिया में भी भारत पहला स्थान पे है। इंडिया जो है वो इंडिया को जो है चौथा रैंक मिला है। तो किस में मिला है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में भारत को पहला स्थान मिला है। तो याद रखिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में भारत को है पहला स्थान मिला है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई को वर्ल्ड के टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर में शामिल किया गया है। तो भारत के 4 शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई को जो है विश्व के 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल किया गया है। भारत जो है वो ग्लोबली 7वां स्थान है। इंडिया इज 7th ग्लोबली इन इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंसिटी। और 81वां स्थान जो है वो आपको 2015 में था, और भारत इससे 7वें स्थान पे है आ गया है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंसिटी रैंक में कैटेगरी में भारत को 7वें स्थान पे रखा गया है, जो कि 2015 में आपको 81वें स्थान पे था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो आपको ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड्स को इवेलुएट करता है। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, स्वीडन दूसरे स्थान पे, और यूएस सिंगापुर जो है उसके बाद आता है, जो कि यूके जो है आपको
उसके बाद आता है यूएस, सिंगापुर के साथ यूके आता है। तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला जो खबर है उसमें कहा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो ये आपको भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 जो है वो आपको भारत में होगा, और ये आपको 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में होगा। ये आपको हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द कंट्री इन द इंडियन टेलीकॉम यूनियन। 150 वर्षों के इतिहास में ये पहला बार होगा कि ये भारत में होगा। दिस सिग्निफिकेंट इवेंट्स विल ग्रेटर टेलीकॉम लीडर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम 190 देशों के एक्सपर्ट्स इसमें भाग लेंगे। और ये आपको टेलीकॉम सेक्टर में स्टैंडर्ड्स को कैसे इन्हांस किया जाए, कनेक्टिविटी को कैसे बूस्ट किया जाए, आउटरीच को कैसे बढ़ाया जाए, इसके संबंध में जो है बात की जाएगी। इंगेजमेंट्स होगा इसमें आपको स्टूडेंट्स का, और उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स होंगे उनका इंगेजमेंट होगा। 5G और 6G को कैसे और मजबूत किया जाए इस पे भी बात होगी। तो ये अगर आप बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर सैटर्न्स रिंग डिसअपियरिंग फ्रॉम व्यू इन मार्च 2025। मार्च 2025 में शनि के छल्लों के गायब होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि शनि के छल्ले स्थानीय रूप से विघटित हो रहे हैं। दूसरा कहता है शनि के छल्ले अस्थायी रूप से विघटित हो रहे हैं। तीसरा कहता है शनि का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के दृष्टिकोण से छल्लों के किनारे पर संरक्षित करता है। चौथा कहता है शनि एक ब्लैक होल में प्रवेश कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सटर्न्स एक्सियल टिल्ट अलाइन द रिंग्स एज ऑन फ्रॉम अर्थ्स पर्सपेक्टिव। शनि का अक्षीय झुकाव जो है पृथ्वी के दृष्टिकोण से छल्लों को किनारे पर संरेखित करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शनि जो है वो आपको आइकॉनिक रिंग जो है वो आपको टेम्पोरली डिसअपियर हो रहा है फ्रॉम अर्थ व्यू, जो कि पृथ्वी से जो दिखाई दे रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है मार्च 2025 तक, क्योंकि ये जो इसका एक्सियल टिल्ट है वो उस वही कारण है जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले शनि के बारे में। तो ये आपको 29.5 ईयर्स ऑर्बिट अराउंड ये एक्स ऑर्बिट को पार करने में 29.5 ईयर्स का टाइम लेता है। रिंग बीकम जो है वो आपको डिफ़िकल्ट हो गया है पृथ्वी से देखना। तो ये थी खबर शनि के बारे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज वाज इंट्रोड्यूस इन द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट थ्रू द 2017 अमेंडमेंट। 2017 के संशोधन के माध्यम से शत्रु संपत्ति अधिनियम में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। एक पहला कहता है अधिनियम को निरस्त करना, दूसरा सचल संपत्तियों को छूट देना, तीसरा है शत्रुओं के कानूनी उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों को शामिल करना, चौथा है रक्षा मंत्रालय को शक्तियों का हस्तांतरण करना। ठीक है, 2017 में इसकी जो कानून है इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट, इसको जो है आपको संशोधित किया गया और इसको एक्सपेंड किया गया। इसमें जो डिफिनीशन दिया गया है इनेमी को, उसमें आपको लीगल हेयर्स एंड सक्सेसर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी शामिल किया गया है। क्लासिफाइड एज इनेमी रिगार्डलेस टू देयर नेशनलिटी और सिटीजनशिप स्टेटस। तो सिटीजनशिप स्टेटस और आपको नेशनलिटी के हिसाब से नहीं, उसको इनेमी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमारे दुश्मन शत्रु देश से है, तो उसके वंशज में अगर कोई है तो उसको इस हिसाब से नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ का सिटीजन है उसको कर दिया जाएगा, उसको भी इनेमी घोषित किया जाएगा। इसके लिए संशोधन किया गया था 2017 में। ये अमेंडमेंट जो है वो आपको प्रॉपर्टीज ऑन डायरेक्टली बाय दोज फ्रॉम इनेमी कंट्री लाइक पाकिस्तान, चाइना वेर कंसिडर इनेमी प्रॉपर्टी। तो जो व्यक्ति चाहे पाकिस्तान और चाइना में हैं और उनके
प्रॉपर्टी जो है वो भारत में है तो वो आपको एनिमी घोषित किए जाएंगे। The change allowed the government to manage and even sell property of individuals who had passed on their assets to heirs who may have become citizens of country other than पाकिस्तान और चाइना। तो इसमें क्या है कि चेंज किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है शत्रु संपत्ति अगर किसी स्थानीय रिश्तेदार को सौंप के गया है तो सरकार को अधिकार है कि उस संपत्ति को वो बेच सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की इंडिया साइड पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है भारतीय वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना। दूसरा कहता है वैश्विक फैशन उद्योग में भारतीय कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा कहता है भारतीय फैशन डिजाइनरों की संख्या में वृद्धि करना। और चौथा कहता है भारतीय शरीर के प्रकारों के अनुरूप मानकीकृत शारीरिक माप स्थापित करना। तो यही होगा, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी मेजरमेंट टेलर्ड टू इंडियन बॉडी साइज। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिया साइज एक इनिशिएटिव है और इसका जो उद्देश्य है वो आपको स्टैंडर्डाइज बॉडी मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करना, वो खासकर भारतीय बॉडी के लिए, जो कि आपको पुअर फिटिंग कॉज को समाप्त करेगा और करंट साइज स्टैंडर्ड्स में वैलिडेशन करेगा। और ये जो करंट साइज स्टेटस है उसमें यूके और यूएस का अभी मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत ने कहा है कि हम खुद का मॉडल डेवलप करेंगे। मेनी ब्रांड्स यूज फॉरेन साइज स्टैंडर्ड्स, सारे ब्रांड्स जो हैं वो फॉरेन साइज स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, तो उसके लिए भी होगा कि भारतीय साइज भी अवेलेबल होगा। विच डू नॉट मैच द बॉडी डायमेंशन ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स लीडिंग टू प्रॉब्लम इन क्लॉथिंग फिट। तो जो विदेशी साइज होते हैं वो कई बार आपके साइज से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इनिशिएटिव सीक्स टू कलेक्ट डाटा ऑन इंडियन बॉडी टाइप्स एंड प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट साइज chart that brands and can adopt, thereby improving customer satisfaction and reducing return। तो इसमें यही है कि इस इनिशिएटिव से जो है डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और उस बॉडी टाइप के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के कोन्याक लोग ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस प्रथा के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कहता है उपयुक्त सभी। ठीक है, कोनाक लोग हैं जो आपको क्रिश्चियनिटी अडेप्ट करने वाले थे और प्रैक्टिस एनिमीज वर्शिप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स, वो प्रभावित हुए थे नेचुरल फोर्स से। एडिशनली दे वेयर वंस रिनोड हेल्थ काउंटर, ए कल्चरल प्रैक्टिस वेयर द taking of an enemy heads was the considered as the sign of bravery and achievement। हेड हंटर मतलब उस गला काट शिकारी जो थे तो वो गला काटने का उनके लिए अचीवमेंट था। कोन्याक ऑल्सो है पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर वेयर लीडरशिप एंड फैमिली इनहेरिटेंस आर ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड। तो इसमें जो कोन्याक जनजाति है उसमें आज भी जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है और पैतृक जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। दीज कल्चर ट्रेड्स हैव बीन सेंट्रल टू देयर आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद अगली क्वेश्चन है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह न्यायिक हस्तक्षेप के बिना शत्रु संपत्ति की बिक्री को अनुमति देता है। इसमें वे शत्रु शामिल हैं जिन्होंने अधिकतम अधिनियम के दायरे में राष्ट्रीयता बदल ली है। चीन के नागरिकों की संपत्ति इस अधिनियम में छूट प्राप्त है। तो 3 तो ऐसे भी गलत है, तो 3 एक केवल 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2017 में इसका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको संशोधित किया गया था और इसमें अलाउ किया गया था सेल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विदाउट द नीड ऑफ फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन। कोर्ट के बिना आदेश के भी हम प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इसके लिए कानून में संशोधन किया गया था, इसलिए 1 नंबर जो है वो सही है। एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्ट टू इंक्लूड एनिमी हु हैव चेंज देयर नेशनलिटी। तो 2 नंबर भी सही है और 3 नंबर जो कहता है कि आपको
However, properties of citizens from China are not exempt under the act. The act continue to apply to both Pakistan China citizen. ये तो गलत है कि दोनों को अप्लाई नहीं करता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।